Hello and welcome to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. UPGIC मेंस की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों को मेरे सब्जेक्टिव जो फिजिक्स के रिलेटेड वीडियोस हैं वो देखने को मिलते ही होंगे। काफ़ी सारे इसके ऊपर लेक्चर्स आ चुके हैं, लगभग 6 से 7 लेक्चर आ चुके हैं और एक नया लेक्चर है आज जिसके अंदर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। होपफुली इसके पहले के क्वेश्चंस जो भी मैंने आपको कराए हैं वो बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। तो अगर आपको लग रहा है कि आप जीआईसी के मेंस के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे तो डेफिनेटली आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। इसके लिए मैं कट ऑफ प्रेडिक्ट भी कर चुका हूं कि इतना इतना नंबर आपका है तो उसके ऊपर आप तैयारी कर सकते हैं। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको इसी तरह के क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करनी है, चाहे वो थ्योरी हो, चाहे वो डेरिवेशन हो, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, तो उसके लिए आप मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हैं यूपीजीआईसी मेंस का, जो कि मेरे एप्लीकेशन निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर के ऊपर अवेलेबल है। वहां जाकर आप बैच ज्वाइन करके और इसी तरह के और क्वेश्चन कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस जो है उसको और स्ट्रांग करके अपने जो कैंडिडेचर है उसको सिलेक्शन की तरफ ले जा सकते हैं। वापस एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ जी, देखिए तो यार ये देखो, सबसे पहला तो ये बता दूं, ये मेरे को वापस से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। पहले मैंने रिकॉर्ड किया था 1-1.5 घंटे तक लगातार, पर पता चला बाद में कि उसमें आवाज नहीं सुनाई दे रही, वॉइस का इशू था उसके अंदर। तो इसी को मैं वापस से क्या कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अब मैंने थ्योरी ऑलरेडी लिख ली है, अब उसको वापस से मैं नहीं लिख सकता, इतना लंबा चौड़ा काम वापस से नहीं हो सकता। तो पहले से लिखी हुई थ्योरी है उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा और मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से वो समझ में भी आ जाएगी। तो इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांजिस्टर के क्वेश्चन, और 4 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन होगा कि ट्रांजिस्टर क्या है, उसके एलिमेंट्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्या होते हैं एलिमेंट्स उसके, और उसके अलावा ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह कैसे काम करता है वो हमें एक्सप्लेन करना है। फिर हमें डायरेक्ट करंट के कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में बीटा की वैल्यू दी है करंट गेन की, हमें कॉमन बेस के कॉन्फ़िगरेशन में अल्फा की वैल्यू निकालनी है, अल्फा बीटा के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, और कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो है वो हमें बताना है ना। अब जैसा कि मैंने कहा, मैंने पहले से थ्योरी लिख ली है क्योंकि पहले इसके जो मैंने बनाया था ये लेक्चर उसमें आवाज का इशू था, आवाज ही नहीं सुनाई दे रही थी, इसलिए वापस रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो सब मैंने पहले से लिखा हुआ है। तो ट्रांजिस्टर की अगर मैं बात करूं, ट्रांजिस्टर होता क्या है? तो ट्रांजिस्टर का मतलब है कि जब हमारे पास जो क्रिस्टल डायोड है उस क्रिस्टल डायोड में किसी थर्ड एलिमेंट को हम डोप कर दें, ये सब कुछ लिखा हुआ है इसमें, तो उसके थर्ड एलिमेंट को हम डोप कर दें और इस तरह से डोपिंग करें कि 2 पीएन जंक्शन हमारे पास बन जाए, तो उसको हम कहते हैं ट्रांजिस्टर, है ना। उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांजिस्टर। और ट्रांजिस्टर का काम क्या होता है? ट्रांजिस्टर एक वीक सिग्नल को क्या करता है? एम्पलीफाई करता है। एक वीक सिग्नल को क्या करता है? एम्पलीफाई करता है। ट्रांजिस्टर के अंदर 2 पीएन जंक्शन होते हैं जो कि सैंडविचिंग के द्वारा बनाए जाते हैं, या तो पी टाइप की सैंडविचिंग की जाती है, एन टाइप की सैंडविचिंग की जाती है। और वो सैंडविचिंग जो है वो ऑपोजिट टाइप से की जाती है, मतलब अगर पी बीच में आ गया तो ऊपर नीचे एन होंगे, और अगर एन बीच में आ गया तो ऊपर नीचे कौन होंगे? पी होंगे। तो इसके बेस पर 2 तरह के हमारे पास ट्रांजिस्टर बन जाते हैं। एक बन जाता है हमारे पास एनपीएन ट्रांजिस्टर और एक बन जाता है हमारे पास पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर को देखोगे तो आप कुछ इस तरह का दिखाई देगा, और अगर आप पीएनपी ट्रांजिस्टर को देखोगे तो कुछ इस तरह का दिखाई देगा। तो इसकी कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि सबसे पहली बात तो 2 पीएन जंक्शन बन रहे हैं, यहां पर भी देखो और यहां पर भी देखो, एनपी और पीएन, यहां पर भी पीएन और पीएन, तो 2 पीएन जंक्शन बन रहे हैं लगातार। तो इसलिए जो ट्रांजिस्टर है उसको हम ऐसा भी मान सकते हैं कि 2 डायोड्स का बैक टू बैक कॉम्बिनेशन है। 2 डायोड्स का बैक टू बैक कॉम्बिनेशन है। 3 टर्मिनल है, तीनों जो सेमीकंडक्टर है उनसे एक एक टर्मिनल निकल रहा है, और जो मिडिल सेक्शन है वो बहुत थिन सेक्शन है। तीनों ही जो सेक्शन बन रहे हैं उसमें मिडिल सेक्शन बहुत थिन है, हालांकि ये पतला है पर इसका जो काम है बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांजिस्टर के फंक्शन में। तो ये तो बात हो गई किसकी? कि ट्रांजिस्टर की, कि ट्रांजिस्टर होता क्या है। अब जो ट्रांजिस्टर है उसके 3 सेक्शन होते हैं। ट्रांजिस्टर के कितने सेक्शन होते हैं? 3 सेक्शन। एक सेक्शन जो एक साइड पर होता है उसको हम कहते हैं एमीटर, और उसके दूसरे साइड पर जो सेक्शन होता है उसको हम कहते हैं कलेक्टर, और बीच में जो सेक्शन फंस जाता है उसको हम कहते हैं बेस। इन तीनों सेक्शन में सबसे बड़ा, फिजिकली जो सबसे बड़ा होता है वो होता है कलेक्टर, और उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है एमीटर, और सबसे पतला और सबसे जो बीच वाला जो है उसको हम कहते हैं बेस। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एमीटर की। तो एमीटर जो जंक्शन होता है, एमीटर सेक्शन, उसके अंदर हैवी डोपिंग की जाती है ना। एक साइड का जो सेक्शन जिसकी वजह से, जिसमें से चार्ज करियर जो है वो क्या होंगे? सप्लाई होंगे। अब जो चार्ज करियर हैं वो इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, वो होल्स भी हो सकते हैं, तो उस वाले सेक्शन को हम नाम कहते हैं, देते हैं एमीटर।
एमिटर जो है बेस के रेस्पेक्ट में हमेशा फॉरवर्ड बायसिंग में रहता है। फॉरवर्ड बायसिंग में होगा तो इसलिए हमेशा क्या करता है, चार्ज की सप्लाई करता है। एक चीज और, यहाँ पर जो डोपिंग की जाती है वो हैवी डोपिंग की जाती है। तो एमिटर जंक्शन में यहाँ पर लिख देता हूं, एमिटर जंक्शन, एमिटर सेक्शन सॉरी, एमिटर सेक्शन इज हैविली डोप्ड या एमिटर इज हैविली डोप्ड, एमिटर इज हैविली डोप्ड। एमिटर जो है वो हैविली डोप्ड होता है। तो एमिटर इज हैविली डोप्ड यानी कि डोपिंग यहाँ पर अच्छी खासी की जाती है। आपको दो कॉन्फ़िगरेशन दिखाए गए हैं, एक पीएनपी कॉन्फ़िगरेशन है और एक एनपीएन कॉन्फ़िगरेशन है। तो पीएनपी कॉन्फ़िगरेशन में देखो, सबसे पहले ये एमिटर है और ये बेस है। तो एमिटर बेस जो है वो हमेशा फॉरवर्ड बायस में होगा। फॉरवर्ड बायस को कैसे पहचानोगे, जो पी है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और जो एन है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। इसी तरह से एनपीएन का अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो पी है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और जो एन है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो जो फॉरवर्ड बायस जंक्शन है वो हमेशा एमिटर बेस जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस होगा। वही अगर हम कलेक्टर बेस जंक्शन की बात करें तो वो हमेशा रिवर्स बायस होगा। कैसे होगा, अगर यहाँ पर पी को देखो तो ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और अगर आप यहाँ पे एन को देखो तो ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। इसी तरह से यहाँ पीएन में देखोगे तो एन को देखोगे तो ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और पी को देखोगे तो ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है हमारे पास कलेक्टर। कलेक्टर जो है वो मॉडरेटली डोप्ड होता है और इसके अलावा फिजिकली सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है तीनों में से। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है बेस के साथ जंक्शन बना के, बेस के साथ ये जंक्शन बनाता है जिससे कि ये जो एमिटर से आ रहे चार्ज है उनको कलेक्ट करता है। एमिटर से आ रहे चार्ज को क्या करता है, कलेक्ट करता है। ये इसका काम होता है कलेक्टर का, इसलिए इसका नाम है कलेक्टर। कलेक्टर मतलब कलेक्ट करना। कलेक्टर जो होता है वो हमेशा रिवर्स बायसिंग में होता है, किसके साथ, बेस के साथ। ये हमेशा रिवर्स बायसिंग में कनेक्ट होता है। क्योंकि ये रिवर्स बायसिंग में कनेक्ट होता है तो ये हैवी रेजिस्टेंस या हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है। थर्ड नंबर पे आता है हमारे पास बेस। मिडिल वाला जो सेक्शन है, नैरो सेक्शन, जिसकी हेल्प से दो पीएन जंक्शन बनते हैं, उसको हम कहते हैं बेस। बेस के साथ एमिटर हमेशा फॉरवर्ड बायसिंग में होगा और कलेक्टर जो है वो हमेशा क्या होगा, रिवर्स बायसिंग में होगा। क्योंकि एमिटर बेस के साथ फॉरवर्ड बायसिंग बनाता है इसलिए इनपुट रेजिस्टेंस जो है या एमिटर बेस जंक्शन का जो रेजिस्टेंस है वो हमेशा लो होगा और कलेक्टर जो है बेस के साथ रिवर्स बायसिंग में होता है इसलिए वहां का जो रेजिस्टेंस है वो हमेशा क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, तो ये तीन जंक्शन हो गए। अब ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह काम किस तरह से करता है, अब क्योंकि ट्रांजिस्टर का काम होता है वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करना, इसलिए ट्रांजिस्टर जो है वो किसकी तरह काम कर सकता है, वो एम्पलीफायर की तरह काम कर सकता है। इसको समझने के लिए मैंने एक सर्किट आपको दिखाया हुआ है। इसके अंदर एनपीएन ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। जो सिग्नल वीक सिग्नल है जिसको हमें एम्पलीफाई करना है उसको हमने इनपुट के ऊपर अप्लाई करा दिया। अब ये जो सिग्नल है ये एसी सिग्नल है। एसी सिग्नल है यानी कि इसकी पोलरिटी लगातार क्या होगी, चेंज होगी। अगर पहले फर्स्ट हाफ में इसकी पोलरिटी प्लस से माइनस है तो सेकंड हाफ में इसकी पोलरिटी माइनस से प्लस हो जाएगी। और हमने डायोड्स के अंदर ये बहुत अच्छे से पढ़ा है कि जो पॉजिटिव हाफ है के लिए हमें करंट मिलेगी, नेगेटिव हाफ के लिए करंट नहीं मिलेगी। और एम्पलीफायर से तो हमें लगातार आउटपुट चाहिए, तो लगातार आउटपुट चाहिए तो नेगेटिव हाफ में यानी कि सेकंड हाफ में करंट है ही नहीं। तो अब क्या किया जाए, तो फेथफुल एम्पलीफिकेशन यानी कि लगातार आउटपुट चाहिए, लगातार मेंटेन करके रखना आउटपुट को। उसके लिए हमने जो हमारे पास इनपुट सर्किट है यानी कि एमिटर बेस जंक्शन है उसके ऊपर एक डीसी बैटरी लगा देते हैं। ये जो डीसी बैटरी है इसका मैग्नीट्यूड इस तरह से होता है कि एसी सिग्नल के रिवर्स पोलरिटी होने के बावजूद भी ये सर्किट को क्या बना के रखता है, फॉरवर्ड बायसिंग में बना के रखता है। सर्किट को फॉरवर्ड बायसिंग में बना के रखता है जिसकी वजह से हमें लगातार आउटपुट मिलता रहता है। ये जो डीसी बैटरी हमने लगाई है इस डीसी बैटरी को हम कहते हैं बायस वोल्टेज। ये जो डीसी बैटरी लगी है यहाँ पर, इस डीसी बैटरी को क्या नाम दिया जाता है, बायस्ड वोल्टेज। क्या नाम दिया जाता है, बायस्ड वोल्टेज। आउटपुट जो हमें मिलेगा, आउटपुट मिलेगा हमें कलेक्टर सर्किट में और इसके लिए यहां पर एक रजिस्टर लगा दिया जाता है। इस रजिस्टर को लिखा है आरसी से, तो आरसी के क्रॉस हमें आउटपुट वोल्टेज मिलता है ना। आरसी के क्रॉस आउटपुट वोल्टेज हमें मिलता है। अब इनपुट सर्किट जो है वो फॉरवर्ड बायस है और इनपुट सर्किट फॉरवर्ड बायस है तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, लो होगा। अब अगर इसके अंदर थोड़ा सा भी चेंज किया जाए सिग्नल वोल्टेज के अंदर, तो सिग्नल वोल्टेज के अंदर थोड़ा सा भी चेंज होगा तो जो एमिटर करंट है उसके अंदर एप्रिशिएबल चेंजेस आएंगे। इन एप्रिशिएबल चेंजेस जो एमिटर करंट के अंदर आएंगे इसकी वजह से जो कलेक्टर करंट है उसके अंदर भी क्या आएंगे, चेंज आएंगे। कलेक्टर करंट उसके अंदर भी चेंज आएंगे ड्यू टू ट्रांजिस्टर एक्शन। और
कलेक्टर करंट जो है वो फ्लो कर रही है हाई लोड रेजिस्टेंस से, हाई लोड रेजिस्टेंस से फ्लो कर रही है। इसकी वजह से जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, हाई वोल्टेज प्रोड्यूस होगा। वोल्टेज के अक्रॉस जो वोल्टेज प्रोड्यूस होगा वो हाई वोल्टेज प्रोड्यूस होगा। तो इस तरह से हम जो वीक सिग्नल है उसको एम्पलीफाई कर लेते हैं, है ना। तो बाय दिस वे वी एम्पलीफाई, बाय दिस वे वी एम्पलीफाई द वीक सिग्नल। तो इस तरह से हम वीक सिग्नल जो है उसको क्या कर लेते हैं, एम्पलीफाई कर लेते हैं, ठीक है। और ट्रांजिस्टर किसकी तरह काम करता है, एम्पलीफायर की तरह काम करता है। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो है उसमें हमें सबसे पहले एमिटर जो बेस जंक्शन है, जो एमिटर वाला कॉन्फ़िगरेशन है कॉमन एमिटर, उसके लिए करंट गेन की वैल्यू दी है और करंट गेन की वैल्यू दी है बीटा, बीटा की वैल्यू 95 दी है। हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो अल्फा और बीटा के बीच में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, अल्फा इक्वल्स टू बीटा अपॉन बीटा प्लस 1। बीटा की वैल्यू हमें 95 दी है, तो 95 अपॉन 95 प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.98, जो कि रेंज में भी है। अल्फा की जो रेंज होती है वो 0.99 तक होती है, उसी रेंज के आसपास आंसर आ रहा है, इसका मतलब ये आंसर सही है। थर्ड क्वेश्चन हमें दिया अल्फा बीटा के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करना है। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो करंट गेन का फॉर्मूला होता है वो होता है अल्फा इक्वल्स टू डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई। इसको मैंने इक्वेशन नंबर दे दिया फर्स्ट। इसी तरह से कॉन्फ़िगरेशन जो होता है सी कॉन्फ़िगरेशन, उस सी कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमारे पास करंट गेन का फॉर्मूला होता है बीटा, बीटा इक्वल्स टू डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी। तो ये रख लिया, इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। फिर हमारे पास तीनों जो करंट है, एमिटर करंट, कलेक्टर करंट और बेस करंट, उनमें रिलेशन होता है आई ई इक्वल्स टू आई सी प्लस आई बी। इसको चेंज के फॉर्म में लिखे तो कैसे लिखेंगे, डेल्टा आई ई इक्वल्स टू डेल्टा आई सी प्लस डेल्टा आई बी। तो यहां से डेल्टा आई बी को हम लिख सकते हैं डेल्टा आई ई माइनस डेल्टा आई सी। इसको मैंने इक्वेशन नंबर दे दिया 3। थर्ड से डेल्टा आई बी की वैल्यू को 2 में सब्सटीट्यूट करूंगा, 2 में सब्सटीट्यूट करूंगा तो कुछ इस तरह की वैल्यू बनेगी। इसको मैं क्या करूंगा, रिवर्स कर दूंगा, यानी कि 1 अपॉन बीटा के फॉर्म में लिखूंगा तो ये भी उल्टा हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, ऐसा करने के बाद जब हमने ये कर लिया तो डेल्टा आई सी से डिवाइड कर देंगे इसको, तो हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा ये 1 अपॉन बीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन अल्फा माइनस 1। तो इसको रीअरेंज करके हम लिख सकते हैं 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा इक्वल्स टू 1। तो यही हमें प्रूव कर रहा था, जो कि हो भी गया। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यानी कि लास्ट क्वेश्चन, वो हमें पूछा है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ कॉमन एमिटर। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व बताना है। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व सबसे पहले बनेगा किस किस के बीच में, तो ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनेगा कलेक्टर करंट, जिसको हम आईसी से लिखेंगे, और कलेक्टर एमिटर वोल्टेज, जिसको हम वीसी से लिखेंगे। इन दोनों के बीच में बनेगा। कलेक्टर करंट है जो किसके ऊपर आएगी, वाई एक्सिस के ऊपर, और जो कॉमन एमिटर कलेक्टर एमिटर वोल्टेज जो आएगी वो किसके ऊपर आएगी, वी एक्स एक्सिस के ऊपर। और जब हम ये कर्व बनाएंगे तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो बेस करंट है उसको हमने क्या कर रखा है, कांस्टेंट कर रखा है। बेस करंट जो है उसको हमने क्या करा हुआ है, कांस्टेंट करा हुआ है। अब ये 3 डायग्राम आपको दिख रहे हैं, तीनों डायग्राम को ध्यान से देखो। यहां पर इनिशियली पहले जो कलेक्टर करंट है उसकी वैल्यू वीसी के साथ इंक्रीज कर रही है, यहां पर भी, यहां पर भी और यहां पर भी। वीसीई के एक सर्टेन वैल्यू के बाद इसकी जो वैल्यू है कांस्टेंट हो जाती है कलेक्टर करंट की, और ये वीसीई से इंडिपेंडेंट हो जाती है। तो सबसे पहली बात, तो जहां जिस वोल्टेज तक ये इंक्रीज कर रही है, कलेक्टर करंट जिस वोल्टेज तक इंक्रीज कर रहा है उस वोल्टेज को कहते क्या है, तो कलेक्टर करंट जब तक वीसीई के साथ इंक्रीज करता है तो वीसीई की वो वैल्यू जिसके साथ तक कलेक्टर करंट इंक्रीज करता है, तो उस करंट को हम कहते हैं, उस वोल्टेज को हम कहते हैं नी वोल्टेज। उस वोल्टेज को हम क्या कहते हैं, नी वोल्टेज। और नी वोल्टेज के बाद जो कलेक्टर करंट है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाती है, और कांस्टेंट होने के साथ साथ वो वीसीई से इंडिपेंडेंट भी हो जाती है ना। तो इसको हम कहते हैं नी वोल्टेज। जो ट्रांजिस्टर है वो काम किसके रीजन के ऊपर करेगा, वो ट्रांजिस्टर हमेशा जो नी वोल्टेज है उसके ऊपर काम करेगा। ट्रांजिस्टर हमेशा नी वोल्टेज के ऊपर वाले रीजन में काम करेगा। नी वोल्टेज के ऊपर आईसी हमेशा लगभग कांस्टेंट हो जाता है, और हमें कोई भी वैल्यू दी होगी वीसी के ऊपर, यानी कि नी वोल्टेज के ऊपर वीसी की कोई भी वैल्यू होगी, तो उसके लिए कलेक्टर करंट की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, कलेक्टर करंट की वैल्यू निकालेंगे आईसी इक्वल्स टू बीटा आई बी। आईसी की वैल्यू निकालने के लिए बीटा आई बी, यानी कि कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का जो फॉर्मूला होता है हमारा, उस फॉर्मूला का यूज करेंगे और आईसी की वैल्यू हम यहां से निकाल लेंगे। आउटपुट रेजिस्टेंस कैसे डिफाइन करेंगे, रेजिस्टेंस होता है वोल्टेज अपॉन करंट। तो यहां पर जो वोल्टेज है वो कौन सी वोल्टेज है, वीसीई, और करंट कौन सी, आईसी। तो आउटपुट रेजिस्टेंस हो गया डेल्टा वीसीई अपॉन डेल्टा आईसी, यानी कि चेंज इन
कलेक्टर एमीटर वोल्टेज अपॉन चेंज इन कलेक्टर करंट, और इस सब के अंदर हमें किसको कांस्टेंट रखना है, हमें IB को कांस्टेंट रखना है। ठीक है, अब ये लेक्चर मैंने 1.5 घंटे में बनाया था, उसके पहले ये लिखा था सब सारा, पर क्योंकि आवाज नहीं आ पाई, हो जाती है गलती, तो आवाज नहीं थी, तो इसलिए अब इसको वापस से रिकॉर्ड करना पड़ा है। अब दोबारा लिख नहीं सकता या लिखने का मन नहीं होता, तो इतना सारा जो है वो 15 मिनट के अंदर कवर हो गया। खैर होपफुली ये भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।